Welcome back to another episode of the chat. I know it's been a long time since we had a podcast, and basically that was due to the COVID pandemic, and I myself got infected. I've recovered now, and I thought we'd have a fresh new episode where I talk to one of my very close friends, Sameer Dagur. Welcome, Sameer, to the podcast. Hello, Dhruv. Hi. So Sameer is one of India's premier shooters. He's in the Indian shooting team, and he's been my very close friend right from school. And I thought it would be a nice idea to discuss how his shooting life has been, how his career has progressed as a shooter, and how he started and how he has reached where he has reached today. And Sameer right now is a part of the Indian shooting team. He's also represented India in a junior championship called the Grand Prix in Czech Republic and Germany. He has been India's gold medalist in various events for a long time. And let's hear it from him how he started his journey. So, Sameer, how did you get into shooting? What was your one changing decision, life changing decision that got you towards shooting? Well, actually, it was not mine. It was my father's Okay. and my mother's. Mm-hmm. I was playing taekwondo in school, but I got my back injury. Achha. I was also a national player in taekwondo, but due to my back injury, I was not able to play that. So I was just walking there, and Anupam sir, you remember? Right. Anupam sir is our was our school PT teacher back then. HOD, physical department. तो उस So, टाइम पे नई नई राइफल्स आई थी स्कूल में. There was a boy called Akash, I think. So वो शूटर था उस टाइम पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलता था वो, उसकी खुद की राइफल थी. तो he was doing shooting there. तो मैं इंजर्ड था, मैं कुछ खेल नहीं सकता था. तो I asked him, सर मैं आए, तो उन्होंने मुझे चांस दिया. मैंने शूट कैन आई ट्राई शूटिंग. हाँ, मैंने ये बोला था कैन आई ट्राई. मतलब बचपन से आई लाइक राइफल्स, तो मैंने कहा कि सर एक बार देखूं चलाऊं. तो बस मैंने चलाई, तो उससे बेटर मैंने स्कोर किया. अच्छा, फिर सर ने पहली बार में सर डिडंट बिलीव, तो उन्होंने फिर से मुझे 10 शॉट्स दिए. फिर उन्होंने मतलब वैसे तो ये जो कंपटीशन होता है 10 मीटर्स का होता है, लेकिन सर को विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कुछ गड़बड़ हो गई है. तो उन्होंने क्या किया, एक बॉटल रख दी, काफी दूर रख दी, उन्होंने 20 मीटर की दूरी पर रख दी. तो फिर उन्होंने मुझे 10 शॉट्स दिए, शूट. आई शॉट ऑल ऑफ देम. तो वो और आ गए फिर से. तो उन्होंने मतलब फिर से एक और बार किया, मतलब उनने फिर उनको दिया आकाश को. आकाश नहीं लगा पाया, वो 20 मीटर पे एक भी शॉट नहीं लगा पाया. तो फिर से इतनी देर में आ गए वहां पे प्रिंसिपल सर. अच्छा, आप प्रिंसिपल सर पुनीत सर. तो मुझे पता नहीं था, वो देख रहे थे. उन्होंने देखा तो उन्होंने बस मेरी पीठ थपथपाई और वो चले गए ऑफिस. मतलब वो आए थे ग्राउंड की वो जांच पड़ताल करने, लेकिन वो बिना करे चले गए. उन्होंने पापा को फोन किया उसी टाइम कि स्कूल आओ. फिर पापा आए स्कूल. पापा को लगा पता नहीं क्या हो गया. उन्होंने बोला सभी से रिलेटेड कुछ बात करनी है. तो पापा पहुंच गए तुरंत स्कूल. तब तक पीरियड ओवर हो चुका था, लेकिन मुझे फिर से बुलाया, मुझे फिर से 10 शॉट्स दिए. मुझे बोला कि लगाओ. मैंने फिर पापा के सामने लगाया. तो फिर जब मैंने फिर से लगाया तो पापा भी खुश हो गए, सब खुश हो गए. तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि इसका टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसको शूटिंग स्टार्ट कराओ. तो पापा के डिपार्टमेंट में थे एक भैया, मनीष भैया, जिन्होंने हमको शूटिंग स्टार्ट कराई. फिर उन्होंने अपनी राइफल से खिलवाया पहले. मतलब राइफल आती नहीं है ना डायरेक्ट, पहले लाइसेंस वगैरह बनवाने पड़ते हैं तब आती है. तो जो पहली राइफल थी वो तो हमने उन्हीं के लाइसेंस पे मंगवाई थी, लेकिन उनकी राइफल से भी खेले हम तब तक. तो ऐसे स्टार्ट हुई बस शूटिंग. मतलब इंटेंशन नहीं था, सोचा ही नहीं था कभी स्टार्ट करने के बारे में. इट जस्ट हैपेंड. अच्छा. And then there was no stopping. फिर तो you must have
फिर शुरू में कैसे, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड शूटिंग, तो एज यू सेड कि राइफल नहीं आ पाती है एकदम से, तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हुई होगी। और एज वी ऑल नो दैट स्टार्टिंग शूटिंग में इज वन तो ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम्स, तो उसमें यू नीड यस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग? स्टार्टिंग में मतलब सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही थी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, क्योंकि जो मनीष भैया आते हैं उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने राइफल की व्यवस्था करवाई, पहले उन्होंने अपनी से खिलवाया कंपटीशन, फिर कार से 6 महीने लगे हमारी पहली राइफल आने में, मतलब काफी हम्म लंबा टाइम हो गया, तब तक कंपटीशन खत्म हो चुके थे हम्म जो होते हैं। तो हम्म। राइफल चेंज होने के चक्कर में मैंने तो अपना पहला नेशनल डिस्क्वालीफाई किया था, आई वाज नॉट क्वालिफाइड माय फर्स्ट नेशनल, व्हाई सो? भैया हो गया था क्वालिफाई। अच्छा, आई डोंट स्कोर नो, स्कोर वाज लो। स्कोर लो था, स्कोर लो ओके था, ओके ओके ओके, आई थॉट कुछ और हुआ होगा। ओके। एंड भैया का एज यू हो गया सेड, था उसमें। अच्छा, your elder brother also play, अच्छा, his elder brother also is a national level shooter, and they both actually represented India for that competition also. And if God willing, we'll have someday we'll have your brother also on the podcast to discuss his journey. But as you said कि शुरू में जो problems होती हैं, so do you think कि uh, जो लोग शुरू करना चाहते हैं शूटिंग, उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं, बिकॉज यू वर लकी दैट तेरे स्कूल में देयर वाज अ शूटिंग रेंज। कहाँ होती है शूटिंग रेंज देयर? इट इज वेरी रेयर। एंड वेरी रेयर। एंड ऐसे आगरा जैसी सिटी में इट इज इवन मोर रेयर। तो जो छोटे शहर से लोग हैं, जो फाइनेंशियली उतने एबल नहीं है, उनके लिए शूटिंग या कोई भी स्पोर्ट में घुसना, इज इट अ डेंजरस थिंग? क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपना पढ़ाई वेरी को डेंजरस। आपको उसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरे लिए भी डेंजरस था, हम्म मतलब भगवान की कृपा से पैसे वगैरह की इतनी कमी नहीं, लेकिन हमारे लिए भी डेंजरस रहा वो, बहुत हम्म। खर्चा होता है, मतलब शूटिंग ही इकलौता ऐसा स्पोर्ट है जिसका कोई भी इक्विपमेंट भारत में नहीं बनता, अच्छा। सब बाहर से बनता है, बाहर से बन के आता है, तो यू नो द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं, फिर ऊपर से प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, राइट। कहाँ तो प्रैक्टिस एक करा, आई आइडिया नेवर देना हो, प्रैक्टिस। अच्छा, एक आइडिया देना हो अगर लोगों को, तो लाइक कितना कॉस्ट आ जाता होगा अप्रोक्सीमेटली एक साल शूटिंग करने में, या एक प्रॉपर मतलब शूटिंग करने में एज अ इट डिपेंड्स, अगर आप एक राइफल शूटर हो जो 10 मीटर खेलते हो इवेंट, तो उसमें ये है कि एक राइफल आएगी आपकी जो 3 से 4 लाख रुपए की मिनिमम पड़ेगी, ओके, काफी ज्यादा। चीपेस्ट राइफल है, एयर राइफल, अच्छा। 3 से 4 लाख रुपए की। और जो उसकी गोलियां आती हैं वो ज्यादा महंगी नहीं, 700 800 रुपए की 500 आ जाते हैं पैलेट्स, लेकिन उसमें गैस वगैरह डलवाना वो सारी चीजें होती हैं, एक किट बनती है वो 30 40 हजार रुपए की मिनिमम करती है, तो मतलब एयर कंपटीशन थोड़ा सा रिलैक्सिव है। बट अच्छा। जैसे मैं प्रून खेलता हूँ, तो उसमें तो एक गोली की कीमत ही 35 40 रुपए होती है, माय गॉड। राइफल उसकी 7 से 10 लाख रुपए के बीच में आती है, फिर टारगेट वगैरह और उसके सारी चीजों का खर्चा महंगा हो जाता है, रेंज बहुत महंगी हो जाती है उसकी फिर, और एंड आगरा में तो है ही नहीं, दिल्ली जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के बेसिकली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत काफी हो जाते हैं, बॉटल नेक प्रॉब्लम्स आती ही है शुरू के बहुत टाइम बहुत में, प्रॉब्लम्स आती बाद में भी आती है। है, बाद में भी आती है। ओके। तो गवर्नमेंट बिल्कुल वो नहीं करती ना हेल्प आपको इसमें, जैसे मैं खेल के आया हूँ, आज तक मुझे कोई हेल्प नहीं की गवर्नमेंट ने, मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आया हूँ कंट्री को, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली हेल्प नहीं की, 1 रुपए की भी नहीं की। that is sad, but that is the harsh reality. एंड डू यू थिंक ये इसकी वजह से है, बिकॉज शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में और बाकी जो इतने फॉलो नहीं करे जाते स्पोर्ट्स, उनको स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, उनके पास एंडोर्समेंट्स नहीं है, उनको ब्रांड्स पैसा नहीं डाल रहे, इसीलिए गवर्नमेंट भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? और ये क्रिकेट इज यही द रीजन ओनली है। cricket is the या only sport that is followed in the country, and majority of the resources go towards cricket. So जो दूसरे स्पोर्ट्स में इसीलिए लोग जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि करियर आपका शायद ना बन पाए उसमें। नहीं बन पाए। एंड बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड शूटर्स हैं, वो कंटिन्यूसली, या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बट जैसे क्रिकेट जैसा स्पोर्ट है, इसमें आप एक बार एस्टैब्लिश हो जाओ तो आपको हम्म। एक कंसिडरेबल फेम मिल जाता है, आपको एंडोर्समेंट्स मिल जाती हैं, आपको
कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, बट बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है. You reach the Olympics, then it's a different thing, but everybody does not reach the Olympics, right? या ठीक है, ये तो एक सबको ही पता है कि इंडिया में प्रॉब्लम चली आ रही है, बट यू succumb to those things and then you reached where you are. तो वहां पहुंचने से बीच में पहले कैसे, मतलब आपने स्कूल में शूटिंग स्टार्ट करी, उसके बाद क्या क्या डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है, वो कैसे प्रोग्रेस किया उसमें आगे? डिस्ट्रिक्ट खेला तो वो तो स्कूल की तरफ से ही खेला था मैंने सबसे पहली बार, तो वो एक बार में क्वालिफाई हो गया था. मेरे साथ जो खेले थे आकाश वगैरह और दो बच्चे और थे, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे सारे. उसमें भी हमारे स्कूल ने हमको इतनी बढ़िया राइफलें दी थी कि उसमें से गोलियां नहीं निकल रही थी. मेरे आधा मैच तो मेरा खराब हुआ था. आधे मैच के लिए मैंने दूसरे से मांगी थी, किसी और शूटर से जिसका मैच खत्म हो गया था. तो मैंने बहुत कम टाइम पे शूट किया था, जो सबसे पहला कंपटीशन था मेरा. सबसे ज्यादा एडवेंचर मेरा वही कंपटीशन रहा. 5 मिनट में मैंने 25 के करीब गोलियां चलाई थी. वो भी ये वाली जो वो राइफल नहीं थी जो मेरे पास अब है. वो राइफल ऐसी थी 20-25 हजार रुपए वाली, जो मेड इन इंडिया थी. तो मेड इन इंडिया चीजें कैसी होती हैं, राइट. उससे मैंने गोलियां चलाई थी. तो पहला क्वालिफाई हो गया था मेरा आसानी से. फिर उसके बाद हमारे स्कूल वाले भी ऐसे हैं कि उन्होंने भी फिर ध्यान नहीं दिया. डिस्ट्रिक्ट के बाद जो पहला ईयर था उसमें मेरे सारे कंपटीशन निकल गए थे. फिर उससे अगले साल से फिर जब पापा ने मनीष भैया से बात कराई, तो मनीष भैया ने हमको खिलवाया था. तो स्टेट बढ़िया था, प्री स्टेट बढ़िया था, प्री नेशनल पहला भी बढ़िया था. दूसरे प्री नेशनल में राइफल चेंज होने के चक्कर में मेरा थोड़ा स्कोर खराब हो गया था, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था. नेशनल भी नहीं पहुंच पाया था मैं फर्स्ट ईयर में. फिर सेकंड ईयर पहुंचा था मैं. अच्छा, तो जब आप कोई बंदा या कोई भी शूटिंग में या किसी स्पोर्ट में आना चाहते हैं, तो उसको यही डर लगता है कि मैं पढ़ाई के साथ आऊं कि पढ़ाई छोड़ दूं, कि दोनों चीजें साथ में करते रहूं. ये डिसीजन कैसे लिया जाए? ये डिसीजन भाई मैंने तो ऐसे लिया, आई वाज साइंस स्टूडेंट इन 11th. राइट. आई चेंज्ड इट. टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि साइंस डिफिकल्ट ज्यादा है, लेकिन ये है कि साइंस को यू हैव टू गिव योर टाइम. गिव टाइम. राइट. आई वाज नॉट एबल टू गिव माय टाइम टू साइंस, सो आई चेंज्ड इट. आई टुक ह्यूमैनिटीज. But you decided to continue your studies, not leave it in between. As a matter of fact, you're still studying, Abhi. Yes, I am. India mein you can't leave your studies. You can't. Exactly. Do whatever you do, but you have to study. That's right. So that is what happened. And now let's talk about different challenges you might have faced during the competition. Like, what exactly is the mind frame that is required for a competition? Because we all know shooting is a sport about focus. It is about your concentration level, and it has to be high. So how did you evolve to that concentration level, and how did you train yourself? Because I know meditation has been one of the major factors that has helped you in your shooting. So usse tujhe bahut fayda hua. I have seen you. I had seen you in the school days. You used to tell me about your meditation sessions that used to last for like 2 hours, 3 hours. How important is this meditation and focus in shooting or in anything? Because we have had a podcast on spirituality before, and I want to know your take on meditation and spirituality. Meditation तो बहुत जरूरी चीज है. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बैठ के आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जाओ वही मेडिटेशन तो कोई भी एक चीज हो सकती है जिसमें आप फुली फोकस्ड हो. Right. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कार्य करने के लिए. बिना एकाग्रता के आप कार्य नहीं कर सकते. Right. तो मैंने तो मेडिटेशन को बहुत बहुत सीरियस लिया था. मेडिटेशन से मेरे बहुत सारे फायदे हुए. एक तो मेरी स्लीप कोटा बहुत रिड्यूस हुआ था, तो मुझे टाइम बहुत मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए. मेडिटेशन से मेरे 3 से 4 घंटे कम हो गए थे सोने के. 1 घंटे के मेडिटेशन से. तो प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता था. सुबह उठ के 4-4:30 बजे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता था मैं फिर. अच्छा. तो मेडिटेशन फोकस हर चीज के लिए जरूरत है. आप डिपेंड नहीं करता आपको क्या करते हो.
शूटिंग बेसिकली हो कोई आपको और गेम हो। आपकी जो सेंसेस, आपकी जो पावर्स हैं उनको वो बढ़ा देता है। जो आप नॉर्मली एक हाँ इंसान की कैपेबिलिटीज हैं उससे आप कुछ लेवल बहुत ऊपर आ जाते हो जब आप हाँ, आप मेडिटेशन अपनी करते हो। सारी एनर्जी को एक जगह पे फोकस कर लेते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी करने के लिए। And I think that is what we concluded in our podcast also, that meditation actually helps you in all these things. And secondly, what I wanted to talk about कि इसकी आपका जो physical fatigue होता है shooting के time, मैंने बहुत सुना है कि आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपका फिगर खराब हो जाता है, आपका डिफॉर्म हो सकता है बोन्स। वो सब क्या है, वो सब कैसे होता है बॉडी शूटिंग में? डिफॉर्मिटी होती है, मेरे भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस अपनी कम की। मैंने फिर अपनी बॉडी को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, मैंने अपनी प्रैक्टिस बहुत ड्रास्टिकली कम कर दी, और प्रैक्टिस कम करने से मेरी परफॉर्मेंस एनहेंस हो गई तो बेसिकली बॉडी की यू एक्सरसाइज करने ज्यादा से। प्रैक्टिस कर रहे थे पहले जितनी रिक्वायर्ड थी हाँ, उससे? पहले ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था मैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था इतना। तो ये फिर क्यों हो मैंने जाता है? ध्यान दिया। बिकॉज आप ज्यादा देर तक राइफल को पकड़ के खड़े रहते हो, होल्डिंग करनी पड़ती है, ये रीजन होता है आपका डिफॉर्मिटी का? ये एक रीजन होता है, ऊपर से होती है जो हम जिस पोजीशन में हम होल्ड करते हैं वो बहुत ही अलग होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। अच्छा। जैसे कि एक टारगेट को देखना, सिर्फ एक आंख से देखना, वो भी बहुत छोटे होल से 10 मीटर 50 मीटर या 300 मीटर की दूरी पे, तो वो हमारी आईज के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर दोनों हम्म। आंख से एक साथ फोकस करें वो भी ठीक होता है, जब एक से कर रहे हो एक से नहीं कर रहे हो तो आईज का फोकस बिगड़ता है। उसके लिए भी बहुत मैंने फिर त्राटक वगैरह किया था फोकस को अलाइन करने में, वरना मेरी दोनों आंख एक साथ फोकस नहीं कर पाती थी पहले, हम्म। शूटिंग जब स्टार्ट की थी मैंने। और स्पाइन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो मेरी स्पाइनल इंजरी कितनी तगड़ी थी पहले, कि एग्जैक्टली, रनिंग हाँ। वगैरह ऐसी चीजें नहीं कर पाता था मैं। फिर शूटिंग ने हम्म। उसको और खतरनाक बना दिया, तो मैंने हम्म। प्रैक्टिस कम की, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की मैंने फिर। तो दैट्स द प्रॉब्लम। एंड उससे फिर धीरे धीरे और भी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, एज इन कि आपका डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी बिकॉज ऑफ द इंजरीज। डेली लाइफ में तो प्रॉब्लम आती थी, जैसे घर वगैरह के काम, जैसे मम्मी की कभी कभार किचन में मदद कर देना, वैसे काम भी नहीं कर पाता था मैं। सिलेंडर वगैरह निकाल के रख देना या नीचे से ऊपर ले आना, ऐसे काम मेरे खत्म हो गए थे एकदम इंजरी की वजह से। एक स्पोर्ट्स देन पर्सन के लिए इंजरी बहुत खतरनाक चीज होती है, और ये इकलौता एक ऐसा स्पोर्ट है कि अगर आप इसको ढंग से भी खेल रहे हो तब भी आपको इंजरी देता है। बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है कि गलत तरीके से खेला या कोई कैजुअलिटी होगी तो आपको इंजरी होती है, इसमें तो होनी ही होनी है आपको, कैसे भी कर लो। तो उसको उसको रोका कैसे जाता है? आई मीन जो शूटर शूटिंग करते हैं वो कैसे इसको अवॉइड करते हैं, उसका मिटिगेट करते हैं उसको? अवॉइड फुली कोई कर नहीं पाता इस चीज को, सब में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आ ही जाती है। बस अच्छा। यही है कि गेम से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना, मसल्स को रिलैक्स कर लेना, ज्यादा देर लगातार नहीं करना, बीच में उठ उठ को बार बार स्ट्रेचिंग करते रहना, बॉडी को मतलब बीच में रिलैक्स करते रहो, तो वो बस उसी से ठीक रहती है। और बॉडी को रिकवर करने का पूरा टाइम दो, क्योंकि शूटिंग में घंटों घंटों तक 4-5 घंटे तक एक ही पोजिशन में पड़े रहना बहुत खतरनाक चीज है। और बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है, हिलते डुलते रहते हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो वगैरह भी ठीक रहता है, इसमें तो सांसें रोकना और वैसी चीजें करना तो ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। ऑल द यंग पीपल हु वांट टू गेट इनटू शूटिंग, जो सुन रहे हैं समीर को, दिस इज द एडवाइस अ शूटर इज गिविंग यू, प्लीज फॉलो इट। तो लास्टली हम आते हैं कि अब आप एक बन गए हो, आपने शूटिंग कर ली है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो, बट देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट लेवल दैट आप जाना चाहते हो। व्हाट आर योर हम्म। फ्यूचर एस्पिरेशंस? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? वेयर डू यू वांट टू बी? अभी तो मैं जूनियर में फर्स्ट हूँ, मैं तो अभी पहले सीनियर में फर्स्ट आना चाहता हूँ। जब मैं सीनियर में फर्स्ट आ जाऊंगा तो फिर बाहर के जैसे गेम्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह, ओलंपिक्स वगैरह, उनमें मैं तभी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मैं सीनियर में फर्स्ट आऊँ। अभी तो मैं सिर्फ जूनियर में फर्स्ट हूँ, तो बस सीनियर में फर्स्ट की तैयारी चल रही है। अच्छा। एंड आई ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे शूटर्स को जब वो अपनी सिटी में रहते हैं वहां पे उनकी रेंज नहीं होती, बिकॉज इंडिया में रेंजेस लिमिटेड है। तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ा है। तो यू यूज्ड टू ट्रैवल टू दिल्ली, राइट? या आई यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट। तो अब आप why didn't you prefer to live in Delhi or a place where you find a shooting range, and why did you decide to stay
where you used to stay, that is Agra? बहुत सारी रीजंस हैं. एक तो फैमिली, और जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 12 महीने पॉल्यूशन बहुत खराब रहता है. मैं वहां पे 1 महीने रहा था, हमने फ्लैट भी खरीदा था, तो वहां पे मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे लौट के आना पड़ा. मेरी आइज एकदम खत्म हो गई थी वहां के पॉल्यूशन की वजह से. शूटिंग ही नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैं वहां पे रह के करूंगा क्या. Fair enough. तो एक ये भी है कि फैमिली से ज्यादा दूर नहीं रह पाता मैं. अच्छा, you're बचपन से attached to कभी your रहा नहीं family. तो. हाँ. And what has been the role of your family in your shooting life? I mean, they have supported you throughout. उन्होंने, I mean, as you told, your father was the first person who started this. तो कैसा support रहा है उनका? सबका, मैं तो यही कहूंगा कि मेरी फैमिली की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ, क्योंकि मैं सही से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी बॉडी टॉर्चर होती थी ना शूटिंग करते हुए, क्योंकि मेरी इंजरी थी पहले से, मैं नहीं कर पाता कभी कुछ. ये मम्मी थी जो मतलब डांट के या प्यार से जैसे भी उन्होंने ढकेला है मुझे. पापा ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मम्मी ने इमोशनली सपोर्ट किया है. वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता. और एक मेरे जो मनीष भैया जिनके बारे में मैंने बताया, उन्होंने बहुत हेल्प किया. मतलब उनको जानकारी थी, हमको कोई जानकारी नहीं थी. अगर वो ना होते तो अब तक हम जानकारी ही बढ़ा रहे होते, अपनी जानकारी ही नहीं बढ़ पाती. मतलब शूटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं समझ सकते, नए नए हो तो. बाकी स्पोर्ट्स की तरह आसान नहीं होता ये. तो मनीष जो भैया को क्रेडिट जाता है, और पेरेंट्स तो फिर उन्हीं की वजह से, फिर वो नहीं होते तो क्या होता. very well summed up. So one last advice that you would like to give to anybody who wants to get into shooting, और जो घुसना चाह रहा है इसमें, जिसके मन में कुछ doubts हैं या जो भी, your last advice to them. एक चीज कहना चाहूंगा, बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हो तो सोचना भी मत. Because it becomes very challenging या उस इंसान के लिए. Because as you said कि ना गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, ना कोई भी सपोर्ट कर रहा है, सो वो कुछ फंड्स नहीं, के कोई बिना नहीं, आप कर ही नहीं सकते. नहीं कर सकते बिल्कुल भी. आप तो फिर आपको फंड्स मतलब तो जब चाहिए आप ही. उसमें ना घुसो तब इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप उसमें परफॉर्म करो लेकिन आपको फिर भी सपोर्ट ना मिल पाए तो आपको ज्यादा बुरा लगता है. तो अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो डोंट इवन थिंक ऑफ शूटिंग. ओके. तो ये तो मेरे पापा ने सपोर्ट किया है, ढंग से सपोर्ट किया है. बीच में तो पापा का बिजनेस भी बंद हो गया, तो उन्होंने लोन लेके खिलाया था मुझको, शूटिंग कराई थी. पर वो मम्मी पापा ने झेला, मैंने ये चीजें नहीं झेली. लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सोचना भी मत. एंड लोग कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेके आना चाहें, अगर कहीं से लोन लेकर खेलना चाहें, तो उनको वो नहीं करना चाहिए कि वो, अगर उनमें उतना है, पैशन है टुवर्ड शूटिंग, तो उनको वो फिर भी नहीं करना चाहिए. पैशन है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये वही है, आपको इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता शूटिंग में. जैसे मुझे 5 साल हो गए खेलते खेलते, और मैं 3 साल से तो टीम में भी हूँ. मुझे कोई जब कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो क्या ही कहूँ मैं. मतलब नेशनल लेवल तक क्या, मुझे इंटरनेशनल लेवल तक जब सपोर्ट नहीं किया गया तो बात में क्या कहूँ. आपको सिर्फ 2 ही इवेंट्स है जिसमें आपको सपोर्ट मिलती है, एक कॉमनवेल्थ, एक ओलंपिक्स. और हर कोई उसमें जा नहीं सकता. एब्सोल्युटली. एंड आई मीन, मैं ये लास्ट में आई लाइक टू कंक्लूड दिस कि ऐसा इंसाइट आपको ज्यादातर जगहों पे नहीं मिलता. ज्यादातर लोग जब ऐसे पॉडकास्ट या कहीं बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो लास्ट में बोल के चले जाते हैं कि वर्क हार्ड, यू शुड बी डिटरमिन्ड. बट दिस इज अ रियल लाइफ पर्सन हु इज इनटू शूटिंग, हु हैज फेस्ड द स्ट्रगल. वो तुम्हें सच्चाई बता रहा है. आई थिंक दिस विल help the person who wants to get into shooting much more than वो जो be determined and be focused बोल के चले जाते हैं हाँ, लोग. वो तो सबको नहीं पता है, वो you have to be प्रैक्टिकल नहीं होती determined. चीजें. हाँ, वो हाँ, प्रैक्टिकल नहीं होती चीजें. वर्क हार्ड करना ही करना है, कुछ भी कर लो, यू हैव टू वर्क. Absolutely. It has been a fun conversation. काफी कुछ पता चला शूटिंग के बारे में, शूटिंग की दुनिया के बारे में. एंड आई थिंक हम फिर से बात करेंगे, बिकॉज काफी मजा आया मुझे. तो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे. समीर हैज बीन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट यहाँ पे. तो thank you, Samir, for being a part of the chat, and all the best. थैंक यू सो मच.